I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो चैप्टर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर आपको दिया है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा इसका, और सीरीज़ का हमारे पास 7th लेक्चर ये आज चलेगा। ठीक है, 5 लेक्चर्स मैंने आपको पहले चैप्टर का दिया हुआ है और आज दूसरा चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाओगे WS Academy, वही सर यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, मैंने आपको MCQs भी करवाए और ये चैप्टर कंप्लीट है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर है, इसी को हम आगे कर फॉरवर्ड कर रहे हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आज जो है आपका, मैं पहले बोल चुका हूँ, इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा, आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए, ये गारंटी है जब आपका कोई भी एग्जाम होगा साइंस के रिलेटेड। मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। मैंने आपको बोला था ये एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होता है, और दूसरा होता है करंट फ्लो करता है। तो करंट जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। फिर मैंने बोला था करंट जो होता है ये क्या होता है, ये Q अपॉन जो होता है T, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q का मतलब चार्ज होता है और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, Q का यूनिट जो होता है वो कोलम होता है, टाइम का होता है सेकंड, और इसी कोलम सेकंड को बोला जाता है, ये करंट का यूनिट होता है, जिसको कोलम सेकंड को ही बोला जाता है एम्पेयर। तो एम्पेयर क्या होता है, ये करंट का यूनिट होता है, जिसको एम्पेयर बोला जाता है। और एक सर्किट का मतलब क्या होता है, जो कि किसके साथ जुड़ा होता है, आप बोलोगे ये जुड़ा होता है एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ, एक एक्सटर्नल सेल के साथ। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला I = Q/T, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये भी मैंने आपको बताया 1 एम्पेयर किसके बराबर होता है, 1 कूलम पर सेकंड के हिसाब से होता है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट क्या होता है। करंट का यूनिट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पेयर होता है, लेकिन इसके 2 स्मॉलर यूनिट्स आ जाते हैं। एक आता है मिली एम्पेयर, ये वाला, और दूसरा आता है माइक्रो एम्पेयर। मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है, 1 मिली एम्पेयर होता है 10⁻³ के बराबर, और 1 माइक्रो एम्पेयर जो होता है 1 10⁻6 के बराबर होता है। ठीक है, एमीटर भी मैंने आपको बोला था, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक अपैरेट्स होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। जैसे कि हम प्रेशर को, अगर हमें टेम्परेचर को मेजर करना, हमारे पास थर्मोमीटर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास प्रेशर को, मॉइस्चर को मेजर करना हो तो आपको हाइग्रोमीटर होता है, आपको अल्टीट्यूड करना तो आपके पास अल्टीमीटर होता है। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो होता ही। रेनफॉल को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, उसको बोला जाता था हाइटोमीटर, रेनफॉल को मेजर करने के लिए, जितना मुझे अभी याद आ रहा है। बट हर इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के, हर फैक्टर को मेजर करने के लिए, ठीक है, क्या होता है, आप बोलोगे एक इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि करंट जो होता है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर हैं। फिर मैंने बोला था चार्जेस होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव को बोला जाता है लाइक चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव को बोला जाता है अनलाइक, पॉजिटिव नेगेटिव को बोला जाता है अनलाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे को। पॉजिटिव होता है ये लाइक चार्ज हमेशा रिपेल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव जो होता है लाइक चार्जेस, ये भी हमेशा रिपेल हो जाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, वो ये हैं प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के, कौन कौन से होते हैं। मैंने बोला था चार्ज जो होते हैं अनलाइक चार्ज अगर होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे ऐसे अगर होता है ये रिपेल करते हैं, ये रिपेल करते हैं, ये रिपेल करते हैं। दूसरा मैंने बोला था जो 2 चार्जेस होते हैं, Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। ठीक है, इसके बीच में जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोडक्ट्स ऑफ द चार्ज। तो चार्ज का प्रोडक्ट क्या है, Q1 × Q2, और डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है उसको हम R ले लेते हैं, ये होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। और यही जो है 1 कूलम 1 एम्पेयर होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था I करंट किसके बराबर होता है, कूलम अपॉन सेकंड होता है। तो दैट मीन्स चार्ज अपॉन सेकंड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है चार्ज अपॉन सेकंड होता है। अब यही Q ले लो आप, Q = ये इससे मल्टीप्लाई करो, I × S आ जाएगा। ठीक है, Q का मतलब क्या होता है, इसका यूनिट क्या है 1 कूलम। करंट का मतलब क्या होता है 1 एम्पेयर। सेकंड का मतलब क्या होता है 1 सेकंड। तो यही हो गया 1 कूलम = 1 एम्पेयर 1 सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आज का टॉपिक जो है ये हमने 1 मिनट में रिवाइज किया, पिछला सॉलिड आपको माइंड में चलता रहेगा क्या है, क्योंकि मैंने इसलिए इसको रिवाइज किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वापस लिंक हो जाएंगी, इसलिए हमें ये करना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता था? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना है एक पॉइंट के लिए, एक पॉइंट पे, उसको बोला जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस से आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां पर मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधे समझ में आएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास कितने एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बोलते हैं। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब शॉर्ट में ये मैंने पॉजिटिव रखा, ये मैंने नेगेटिव रखा, और यहां पर मैंने कुछ एक्सटर्नल सोर्स रखा, यहां पर मैंने बल्ब रखा। ठीक है, ये मैंने बल्ब रखा, ये मैंने यहां पर बल्ब रखा, ये बल्ब ग्लो करेगा ना, ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो दो टर्मिनल्स है ना, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सपोज मैंने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अरे जैसे कि ये यहां पर देखो, ये दो कमरे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये रूम 1 है और ये रूम 2 है, लेकिन यहाँ पर जो है पानी का लेवल इस रूम में यहाँ तक है, यहाँ तक भरा हुआ है पानी से, और रूम 2 में पानी इतना है। पानी की लेवल ज़्यादा कहाँ पर? आप बोलोगे रूम वन में पानी की लेवल ज़्यादा, रूम 2 में पानी लेवल कम है, तो ये डिफरेंस हो गया ना। सपोज यहाँ पर पानी की लेवल जो है 10 मीटर है, लेकिन यहाँ पर पानी की लेवल जो है ये है 2 मीटर, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10 - 2 8 मीटर हो गया ना। तो दैट मीन्स ये वाटर कहाँ से फ्लो करेगा? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर लेवल टू ए रीजन ऑफ लोअर लेवल। ये बन गया डिफरेंस बन गया। मेरी बात समझ आ गया? मेरी बात समझ आ रही? ये डिफरेंस हो गया। यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी में भी, इलेक्ट्रिक करंट में भी दो पॉइंट्स के बीच में जब तक एक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा ना, तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, पॉइंट ए और पॉइंट बी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, तब ही ये फ्लो हो जाएगा। जब डिफरेंस नहीं होगा तो कहीं किसी के साइड फ्लो होगा ही नहीं, ये तो बैलेंस रहेगा ना। तो यहां पर मैं एक और चीज भी आपको समझाऊंगा। जैसे कि यहां पर होता है विंड यहां पर आप देखोगे विंड यहां पर लोकेशन ए और लोकेशन बी है। यहां पर विंड जो होती है यहां पर हाई प्रेशर है, ठीक है, सपोज यहां पर 100 प्रेशर है और यहां पर भी प्रेशर है। प्रेशर तो यहां पर भी है ना, प्रेशर यहां पर भी होता है, प्रेशर यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर 100 है और यहां पर 60 है। मुझे बोलो डिफरेंस कितना आएगा? 40। इस 40 की वजह से क्या करता है, विंड मूव करती है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो जब तक ये डिफरेंस क्रिएट, उसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस को, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट जनरली जिसको बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट के केस में बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको समझ आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। और दूसरा होता है जब वो डिफरेंस क्रिएट होता है, उस डिफरेंस की वजह, दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, अब दो पॉइंट्स में डिफरेंस होगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, वो जितना डिफरेंस होता रहेगा उतना जो है फ्लो होता जाएगा। अगर यहां पर क्या करूंगा मैं, इसको मैं 70 करूंगा, ये कम हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो डिफरेंस कम होता जाएगा, फ्लो हो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड उतनी नहीं होगी। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 80 करूंगा, 100 और 80 20 का डिफरेंस हो गया, अभी भी फ्लो हो जाएगा फ्रॉम रीजन ऑफ ए टू फ्रॉम रीजन ए टू रीजन बी, बट यहां पर डिफरेंस जो अभी कम है। ठीक है, उसके बाद मैंने 90 किया, अभी भी होगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। मैंने 100 किया, अब ये फ्लो नहीं करेगा, ना तो ए से बी ना तो बी टू ए, अब ये बैलेंस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहां पर करता, यहां पर मैं 20 करता, गैप कितना आ गया 80, तो दैट मींस बहुत ज्यादा स्पीड हाई होगी, काफी इंटेंसिटी इस विंड की होगी। इसी तरीके से जितना ज्यादा डिफरेंस ज्यादा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, उतना इलेक्ट्रिक फ्लो जो होता है चार्ज का वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। ठीक है, डिफरेंस क्यों होता है, तो यही लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं। मुझे बोलो अगर डिफरेंस ज्यादा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, टर्मिनल दो के बीच में पॉइंट बी, यहां पर डिफरेंस 100 है सपोज, और यहां पर डिफरेंस जो होता है, सपोज यहां पर ए, फिर मैंने फिर से बी लिखा, और यहां पर डिफरेंस जो है 80। मुझे बोलो डिफरेंस जहां पर ज्यादा है वहां पर वोल्टेज ज्यादा हो गया, वहां पर वोल्टेज कम हो गया। डिफरेंस ज्यादा मतलब वोल्टेज ज्यादा, मैंने पहले ही बोला। डिफरेंस कम मतलब वोल्टेज कम, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने रीजन ए और रीजन बी मैंने बोला, यहां पर भी प्रेशर है, यहां पर भी प्रेशर है, लेकिन यहां पर प्रेशर है 100 बार्स, यहां पर प्रेशर है, और लेकिन यहां पर प्रेशर जो है ये यहां पर 90 बार्स है। तो 100 और 90 के बीच में 10 ही डिफरेंस है। अगर यहां पर 100 है और यहां पर 30 होता, सपोज यहां पर 30, यहां पर 100 है और यहां पर 30 होता, तो डिफरेंस कितना आ गया
70 और पहले कितना था डिफरेंस 10, तो दैट मीन जो ये 70 वाला डिफरेंस है ये हो गया ज़्यादा डिफरेंस। ज़्यादा डिफरेंस का मतलब इसकी इंटेंसिटी, इसकी स्पीड जो होगी, विंड की स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होता है उतना वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। मतलब डिफरेंस हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हमें एक्चुअली वोल्टेज बताता है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन, इसी को हम वोल्टेज बोला जाता है, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को बोला जाता है वोल्टेज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। या इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, कितना काम करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ता है एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज होता है उसको क्या करना पड़ता है, मूव करवाना पड़ता है, ठीक है, अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होता है, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और यहाँ पर 2 चार्जेस है, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर ये एक 2 पॉइंट्स हैं ए टू बी। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, चार्ज क्यू को मुझे लेकर जाना आगे, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, चार्ज क्यू को मुझे ए से बी तक लेकर जाना है। लेकिन ये जो मैंने बनाया है ना, ये पिंक कलर का, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक फील्ड जनरेट होता है, जैसे मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मूविंग नहीं, ये स्टैटिक है, ये आपको याद रखना है। अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ से चार्ज क्यू जो होता है ये फ्लो करता है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी। तो उसको कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को ए पॉइंट से लेकर बी तक जाने के लिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये बेसिक लेवल का एक कॉन्सेप्ट होता है जो समझना है, अदरवाइज आप याद करके जाते हो, डिफरेंस याद करके जाते हो तो समझ आपको नहीं आता। मैंने डायग्राम से भी दिखाया आपको, यही है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ता है टू मूव द यूनिट चार्ज। जो आपके पास यूनिट चार्ज मतलब जिसका यूनिट क्या होता है, क्यू, मतलब 1 कूलम जिसका चार्ज होता है, चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होता है, इसके अगेंस्ट आपको जाना पड़ता है, ठीक है। और आपको पता है वोल्टेज किसके बराबर है, आप बोलोगे सर अब सीधे पता चलो वोल्टेज एक्चुअली क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ये वर्क डन आपने कितना किया, किसके लिए काम करना पड़ता है, इस चार्ज को लेने के लिए, इस चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, इस यूनिट चार्ज को, मतलब एक यूनिट हमने लिया, मतलब एक कॉलम का चार्ज हमने, क्योंकि अगर हमें डेफिनेशन बतानी होती है ना, हम यूनिट बेसिस के ही पे बोलते हैं। इसको बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कॉन्सेप्ट रखना है याद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस होता है यही वोल्टेज होती है। और वोल्टेज तभी आ जाएगी आपको जब आपको करंट फ्लो हो जाएगा। तो करंट फ्लो होता है, या आप बोल सकते हो जो चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम 1 पॉइंट अनदर पॉइंट, लेकिन वो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, एक पॉइंट से कुछ काम करना पड़ेगा। जितना भी आप काम कर रहे हो उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये वोल्टेज होता है। और यही हमारे पास वोल्टेज होता है, वर्क डन कितना किया आपने और चार्ज को लेने के लिए, ठीक है, पर यूनिट चार्ज कितना आप काम करते हो। तो यहाँ पर मैंने पर यूनिट टाइम नहीं लिखा, मैंने पर यूनिट चार्ज लिखा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मैंने लिखा। यहाँ पर यूनिट चार्ज का मतलब क्यू मैंने लिखा। जैसे कि मैंने क्या बोला था, करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम आप लिखते हो, जिसको मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट होता है टाइम के हिसाब से। लेकिन मैंने क्या लिखा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को फ्लो करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ वोल्टेज, और यू कैन से इट एज द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो गए ये समझाते, क्योंकि मुझे पता था अगर इसमें फ्लो टूट गया होता ना इस कॉन्सेप्ट में, ये समझ नहीं आता, ये फिर समझ नहीं आता, फिर से दोबारा से मुझे स्टार्टिंग से ही बताना। इसलिए पिछला फर्स्ट लेक्चर मैंने रिवाइज इसलिए करवाया सो दैट यहाँ पर आपको समझ आता है ये चार्ज यहाँ पर क्या है, क्योंकि चार्ज तो मैंने पहले ही लेक्चर में समझाया था आपको। गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पीता हूँ। हाँ, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक, अब आपको समझ यहां पर वोल्टेज आएगा, आपको सीधे पता चलना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, ओनली पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोट बाय वी। अब इसी वोल्टेज को वी से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हो। और ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको पहले बोला, वर्क डन W होता है, चार्ज क्या होता है Q, जो यहां पर लिखा हुआ है वही लिखा है, ठीक है। अब यहां पर सीधे आप बोल सकते हैं ऐसा यूनिट क्या बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का,
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वोल्टेज दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअली वोल्टेज है। और वोल्टेज का यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर वोल्ट, आप लैंप लेते हो ना, उसमें देखना कितने वोल्ट का लैंप है। अरे बात समझिए, कितना ग्लो करेगा, ज़्यादा कम, उसी से आपको पता चलेगा। जब आप लैंप लाते हो ना, बल्ब लाते हो, उसको नीचे लिखा होता है बॉटम पे तो कितना ये इलेक्ट्रिसिटी, ये कितना चार्ज फ्लो होता है, या इसमें कितनी लाइट आ जाएगी, ठीक है, तेज़ हैं फास्ट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट से आती है। दिस नेम इज दिस इज नेम इन ऑनर ऑफ इटालियन फिजिस्ट जिसका नाम था वोल्टा, ठीक है, एलेसेंड्रो वोल्टा इसका नाम था। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना वोल्टेज का यूनिट जो होता है वोल्ट, या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। लेकिन अब आपको ये भी पता है, मैंने आपको क्या बोला था, 1 वोल्ट किसके, सॉरी वोल्टेज किसके बराबर है सर, वोल्टेज हमारे पास है वर्क डन, और नीचे क्या लिखना है आपको, हमें चार्ज लिखना है, ठीक है, चार्ज चार्ज, ठीक है। तो वोल्ट किससे डिनोट करते हो, वी से डिनोट करते हो, वर्क डन किससे लिखते हो, ठीक है, डब्ल्यू से लिखते हो, चार्ज किससे लिखते हो, क्यू से लिखते हो। वर्क डन का यूनिट क्या है सर, वर्क डन का यूनिट जो है ये कॉलम है, दैट इज सी, और चार्ज का यूनिट, सॉरी चार्ज का यूनिट क्या है, दैट इज कॉलम। वर्क डन का यूनिट क्या है, दैट इज जूल, ये मैंने आपको पहले बोला था, JOUL। मैंने आपको पहला चैप्टर जब पढ़ाया था ना लॉज ऑफ मोशन में, वहां पर मैंने आपको वर्क भी पढ़ाया था, आपको एनर्जी भी पढ़ाया था, मुझे पता था ये यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो वोल्ट का मतलब, वोल्टेज का मतलब वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम। अब यही लिखो, ये वोल्टेज है, वोल्टेज कैसे डिनोट करते हो, वी से, और 1 जूल, इसके बदले क्या लिखोगे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, किसके बदले, वर्क डन के बदले 1 जूल लिखा, 1J, यहाँ से क्या लिखा 1 कूलम। अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो दैट मीन्स 1 वोल्ट किसके बराबर आएगा, 1 जूल, और ये 1 कूलम ऊपर आ जाएगा, तो कूलम क्या बनेगा, ये -1 ऊपर चढ़ेगा आपको, ठीक है। ये इस तरीके से आप रिलेशनशिप बता सकते हो। एक और है, एक और टर्म है जो यूज होते हैं, वोल्ट मीटर। अब देखो, करंट होता है, एक होता है करंट, करंट फ्लो होता है, उसको मेजर करने के लिए क्या आपके पास है, कौन सा एपरेट्स है, उसको मेजर करने के लिए आपके पास एपरेट्स है एमीटर, मीटर, ठीक है, ये हो गया एक। उसके बाद आपके पास क्या है, वोल्ट है, वोल्टेज है आपके पास, ठीक है, वोल्टेज जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको आप, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए क्या होता है एक, ठीक है, उसको मेजर करने एक एपरेट्स की जरूरत पड़ती है, उसको यूज करोगे वोल्ट मीटर। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वोल्ट मीटर किस लिए यूज करते हो, टू मेजर द वोल्टेज, और टू मेजर क्या करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको मेजर किया जाता है, 2 पॉइंट्स जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में। तो यही होता है वोल्ट मीटर, एक एपरेट्स होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पर मुझे ये नहीं समझाना है सर्किट का मतलब क्या होता है, सर्किट मतलब ये हो गया, यहां पर देखो ये ऐसे होता है, ये एक्सटर्नल सोर्स होता है हमारे पास, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कुछ बैटरी सेल होगी, यहां से जो होता है यहां से जो होता है करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यहां पर ये बल्ब हो गया, यहां पर ये बल्ब हो गया ऐसे, और ये इंस्ट्रूमेंट यहां पर होगा जिसको आप लिखा जाएगा वोल्ट मीटर। यहां से वोल्टेज आपको लिखा हुआ, ट्रांसफार्मर आपके पास होगा, उसमें देखते भी हो, उसका एक ये होती है, एक मिरर जैसा होता है जहां पर वोल्टेज राइट लेफ्ट, ठीक है, ये सेल आता है, ये हो गया बल्ब, ये बल्ब हो गया, ये ग्लो करेगा, और ये यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाएगा। इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो। और ये पूरा जो मिलकर है ना, ये सर्कल जो है इसको बोलता है, इसको बोला जाता है, ये होता है सर्किट। ये मुन्ना भाई MBBS का सर्किट नहीं है, ये सर्किट है ये वाला, ठीक है, हो गया ये भी। गैल्वेनोमीटर जो होता है, इट्स ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये एक डिवाइस होती है जिससे हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। अब आप बोलोगे सर करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक एपरेट्स होता है जिसको बोले एमीटर, एमीटर होता है, तो यहां पर ये भी इस्तेमाल किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से भी हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। याद रखना, करंट को डिटेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर से भी कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ वोल्ट मीटर अलग है जिससे हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हो, लेकिन गैल्वेनोमीटर हो या एमीटर हो, इसको सीधे करंट के साथ लिंक करना है एक सर्किट के अंदर। गैल्वेनोमीटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पर क्वेश्चन एक आता है ओम्स लॉ, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR वाला कॉन्सेप्ट को ही ओम्स लॉ बोलते हैं। वीर मैंने इसको याद रखा था, आपको सीधे पता चल गया होगा, ठीक है, वीर होता है, इसी के कॉन्सेप्ट पे ये चलेगा आगे, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, देखो यहां पर एक टर्म यूज होती है पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो क्लियर हुआ होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको पता है, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा चीज भी इंक्रीज हो जाए, कोई चीज डिक्रीज हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में दूसरा चीज भी डिक्रीज होगा, कोई स्क्वायर बढ़ रहा है वो भी स्क्वायर बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब कोई चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घट रहा है,
कोई चीज़ घट रहा है, दूसरा चीज़ बढ़ रहा है, इस तरीके से प्रपोर्शनल इनवर्सली तो और डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अभी बोला ये वोल्टेज की जनरली बात करता है। इलेक्ट्रिक करंट भी मैंने आपको बोला था आई की बात कर रहा है। और टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर टी होता है, लेकिन टेम्परेचर को यहाँ पर कॉन्स्टेंट बोला जाता है। मतलब शॉर्ट में ये टर्म्स आपको पहले ही पता है, अब हम सीधे लॉ पे ही आ जाएंगे। ओम क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ बोल रहा है दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मैंने पहले ही बोला आपको दो पॉइंट्स मैंने लिया, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये प्लस है ये माइनस है। सपोज ये एक पॉइंट ए लिया मैंने और ये सपोज मैंने पॉइंट बी लिया, इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका V1 और यहाँ पर क्या होगा V2, तो दैट मीन्स V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जो आपका सपोज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा V और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 और डिफरेंस आपको आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। यही बोला जाता है, ओम्स लॉ बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट करते हो, V से, मतलब वोल्टेज जनरली जिसको बोला जाता है। ओम्स लॉ बोल रहा है स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसके प्रोपोर्शनल में है, टू द इलेक्ट्रिक करंट। कितना इलेक्ट्रिक करंट होता है, जितना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा, मतलब उतनी वोल्टेज ज्यादा, जितना इलेक्ट्रिक करंट कम उतनी वोल्टेज आपको कम देखने को मिलेगी। ये कॉमन सेंस है, आप दिमाग लगा लो। वोल्टेज ज्यादा है अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इस तरीके से आप याद रखें। लेकिन कंडीशन एक है, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको नहीं बढ़ाना है, टेम्परेचर को एज इट इज रखना है। जो टेम्परेचर ना तो आपको बढ़ाओगे इसको ना तो कम करोगे इसको, ये सेम टेम्परेचर पे रखोगे, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर बोला। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, I को। लेकिन ब्रैकेट में लिखूंगा टेम्परेचर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सीधे आपका स्टेटमेंट पूछा जाएगा MCQ में, आपको इसको टिक करना है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर है, वहां पर लिखा जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको बोले कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। दिस मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस V वेरीज एज इलेक्ट्रिक करंट वेरीज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये है, मैंने आपको पहले भी बोला था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब आप लिखते हो ये प्रोपोर्शनलिटी हो गई। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, आपने क्या लगा लिया, R लगा लिया कांस्टेंट इनटू I। ये अब यहां पर देखो ये R आ गया, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अरे भाई जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप गाड़ी चलाते हो आपके टायर पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है ना, और फ्रिक्शन क्या करता है, वो आपकी गाड़ी के मोशन को अपोज करता है। गाड़ी आपको ऐसे चलती है, गाड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, लेकिन ये रोड है, गाड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है, टायर रोड के साथ अटैच है, और यहाँ पर क्या होता है, ये कांटेक्ट में, और यहाँ पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलता है फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल f जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ये आपके मोशन को अपोज करता है। और जब यही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, उस इलेक्ट्रिक करंट को कोई चीज अपोज भी कर रहा है ना, कोई रोकने वाला भी होता है ना, कोई रोकने वाला अगर नहीं रोकेगा तो सारे बल्ब जितने भी लैंप हैं, आपको इलेक्ट्रिक करंट जो ही बढ़ जाता है, करंट जो ही बढ़ जाएगा आपके सारे लैंप जल जाएंगे, तमाम सारी चीजें बढ़ जाएंगी, जल जाएंगे, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, टीवी जल जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, नहीं कुछ ना कुछ चीज अपोज, अगर ज्यादा फिर इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाती है, या आप ये बोल सकते हो वोल्टेज भी बढ़ जाता है, तो कोई चीज उसको रोकता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी डिवाइस जो है वो सेफ रहते हैं, हमारा मोबाइल जो है वो सेफ रहता है। मतलब दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को क्या होता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस आपको मिलती है ना, रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिले। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, ठीक है, रुकावट एक आती है सामने, और वही R होता है रुकावट। यहाँ पर मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा। अब देखो फिजिक्स के टर्म्स में क्या है, ये क्या लिखा आपने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I इंटू R, R आपने लगाया था, यहाँ पर क्या निकालोगे R, ये क्या आएगा V अपॉन I, V अपॉन I, ये हो गया आपका रिलेशन जिसको बोला जाता है ओम्स लॉ। वेल R इज रेजिस्टेंस, ठीक है, R क्या होती है, रेजिस्टेंस। वायर R इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है फॉर ए गिवन कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है एक ऐसा, आप बोल सकते हो, ठीक है, एक कंडक्टर का मतलब होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, उसको आप कंडक्टर बोलते हो। कोई भी डिवाइस आप ले लो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आप आयरन रॉड ले लो, वो इसके थ्रू, उस आयरन रॉड को अगर इलेक्ट्रिक करंट आप ये वायर लगाओगे ना जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, वो आपको शॉक देगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। दैट मीन्स कंडक्टर होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, वो कंडक्टर होता है। इंसुलेटर का मतलब होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट हम लगाएंगे उसके थ्रू पास नहीं होगा। जैसे कि आपको लकड़ी का कोई टुकड़ा है घर पे, उसके थ्रू पास होता है। फिर होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो आपको वैसे भी पता है,
तो इंसुलेटर ऐसा होता है कि जिसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, कंडक्टर जो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जैसे कि एक रॉड, मेटल रॉड मैंने ली है, ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है कंडक्टर। तो आर क्या है, गिवन, ठीक है, आर इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर, हर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक कंडक्टर के लिए, जैसे मैंने एक कंडक्टर लिया, जैसे कि मैंने एक रॉड ली है ये, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इस तरीके से मैं दिखाऊंगा, अब आपको ये थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ आराम से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आई ऐसे जाएगा, ठीक है, आई ऐसे जाएगा, आई ऐसे जाएगा, और ये जो होता है क्या बोलते हैं उसको, फ्लो ऑफ चार्ज किस तरीके से होगा, फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर मैंने केवल इस कंडक्टर के थ्रू क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट रखते हैं कंडक्टर, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी होते हैं एक गिवन टेम्परेचर पे, और उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करना है, ये होता है क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे लकड़ी की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास वुड है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज इंसुलेटर। आपके पास ले लो आप ले लो एक रॉड ले लो, आयरन की रॉड, जो सरिया होती है ना घर पे, उसको उठाओ, वो आयरन की रॉड है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, वो एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से और भी कुछ प्रॉपर्टी होगी ना उसकी, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को रेजिस्ट करता है थ्रू इट। मतलब मैंने अगर ये एक रॉड बनाई है और यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से सपोज ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ से आई निकला है इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर पहुँच गया इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू फ्लो होता है, किसके थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडक्टर होता है, ये रेजिस्टेंस दिखाता है, ये किसके मोशन को, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट था, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलती है, एक रुकावट मिलती है, और वो रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की, ठीक है, उसको बोला जाता है उस कंडक्टर, वो प्रॉपर्टी जो होता है इस कंडक्टर की क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। याद रखना, आई के फ्लो को ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसको बोला जाता है, ये रेजिस्टेंस होती है। और इस रेजिस्टेंस जो होते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, इसी को यूनिट जो हो, इस आर का ही यूनिट क्या होता है, वो होता है ओम। और अगर आर आपको निकालना होता है, वो होता है वी अपॉन आई। वी का यूनिट क्या है, आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो है वोल्ट, और आई का क्या है, आप बोलोगे ये है एम्पेयर, और इसी को बोला जाता है, यही एक ओम के बराबर होता है। ओ एच एम, ठीक है, ओ एच एम ओम होता है, एम एच ओ मोह भी होता है, मोह दूसरा यूनिट है दूसरे एक चीज के लिए, लेकिन यहां पर ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया। जैसे कि मैंने बोला गाड़ी चल रही है, उसको वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसको बोला जाता है ओम। और उस ओम जो होता है इज डिनोट बाय ग्रीक लेटर, इसको ऐसे, ये क्यों नहीं है, इसको ऐसे ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे ओम को डिनोट किया जाता है। ये यहाँ पर इसमें गलत आ गया, ये एक्चुअली ओम ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ओम किसके बराबर है, मैंने पहले बोला आपको, आर होता है बराबर वी अपॉन आई, यही है। वी का मतलब होता है वोल्ट, आई का मतलब होता है करंट, यही है, ठीक है। तो यहां पर वोल्ट के बदले क्या लिखूंगा, वी। करंट का मतलब क्या होता है, एम्पियर, दैट मीन्स आई। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट एम्पियर होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 आर क्या होगा, आप बोलोगे 1 वी अपॉन क्या होगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये लिखा है। 1 ओम जो होता है, मतलब 1 ओम मुझे लिखना है यूनिट में, आर का यूनिट होता है ओम, वी का यूनिट होता है वोल्ट, और आई का होता है एम्पियर। तो 1 ओम किसके बराबर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये लिखा मैंने स्टेटमेंट। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बस ये हो गया आपका ओम का डेफिनेशन, ये आपको समझ आया होगा। फ्रॉम द एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चलता है, जैसे मैंने लिखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप देखो, मैंने क्या लिखा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये लिखा था मैंने, हाँ सर ये लिखा था आपको, मतलब जितना V बढ़ता है उतना I भी बढ़ता है। तो मैं एक ग्राफ बना लूंगा, यहाँ पर मैंने I रखा, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर मैंने V रखा, यहाँ पर मैंने V, दैट मीन्स पहले कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स वोल्टेज भी नहीं है, तो जीरो पे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो वोल्टेज होगी नहीं सर। अरे जब लाइट नहीं होती है वोल्टेज दिखाएगा आपको ट्रांसफार्मर, कोई चीज़ वोल्टेज दिखाएगा नहीं सर। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ गया, मतलब ऐसे,
ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का बढ़ना मतलब वोल्टेज का बढ़ना होता है। तो इसी को बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही है यहाँ पर इसका मतलब इस ग्राफ का। तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ इट इज ऑब्वियस दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक करंट एक रेजिस्टर की थ्रू होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब V इज इक्वल टू आई आर है ना, मतलब ये कहना चाहता है R किसके बराबर होता है, आप बोलोगे V अपॉन I के बराबर। ये I जरा यहाँ पर ले लो, I इज इक्वल टू क्या लोगे V, यहाँ पर क्या लोगे R नीचे आएगा, तो दैट मीन्स I जो है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना करंट बढ़ता जा रहा है उतनी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट through a resistor is inversely proportional to resistance, that means I is inversely proportional to R। अगर रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, अगर कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब अगर कोई उसकी रुकावट, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है लेकिन उसको रुकावट जो हो रही है, रेजिस्टेंस जो है उसके फ्लो को, क्या वो करंट फ्लो होगा ज़्यादा या कम होगा, आप बोलोगे ज़्यादा फ्लो होगा। अरे मेरे भाई, आप ऐसे दौड़ रहे हो, आप हवा में आप ऐसे दौड़ रहे हो, ग्राउंड के ऊपर आप रनिंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर विंड की डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ पर विंड जो है एक स्लो विंड है और दूसरा यहाँ पर दूसरा पर्सन है, यहाँ पर वो दूसरा पर्सन यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर, लेकिन विंड आ रही है, लेकिन विंड जो है यहाँ पर फास्ट विंड है, फास्ट विंड है, ठीक है। तो ये पर्सन जो चल रहा है ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये पर्सन भी चल रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट में इसको विंड आ रही है, यहाँ पर विंड आ रही है, इसको भी, इस पर्सन बी को भी विंड आ रही है, पर्सन ए को विंड आ रही है, लेकिन यहाँ की विंड स्लो है। विंड स्लो का मतलब इसको जो रेजिस्टेंस मिल रही है अपोजिट डायरेक्शन में वो स्लो है। दैट मीन्स ये क्या करेगा, पर्सन ए फास्ट चलेगा ना। विंड स्लो का होने का मतलब क्या होता है, ये पर्सन फास्ट चल रहा है, इसको आगे जो है रेजिस्टेंस वो कम है, लेकिन इसको फास्ट विंड आ रही है, तो दैट मीन्स ये विंड इसको रोक पा रहा है, यहाँ पे ये विंड इसको आगे उतना चलने नहीं देता जितना पर्सन ए चल रहा है, तो पर्सन ए जो है इसको आगे चला जाएगा एज कम्पेयर टू पर्सन बी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होता है करंट को, जितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर और इलेक्ट्रिक करंट है, तो रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर लेस रेजिस्टेंस है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कम फ्लो होता है, इसी को बोला जाता है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये इतना स्टेटमेंट बोलने के लिए मुझे एग्जाम्पल समझाना जरूरी था, ठीक है। यही लिखा है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए रेजिस्टर। एक रेजिस्टर का मतलब मैंने पहले आपको बोला, ठीक है, कंडक्टर होता है या रेजिस्टर होता है, ठीक है। रेजिस्टर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से देखा होता है ना आपने, ऐसे, अरे देखा होगा ना, 10th 12th में पढ़ा होगा ना फिजिक्स, रेजिस्टर कुछ इस तरीके से होता है। कभी ऐसे कॉयल भी होती है, आपने वो भी देखा होगा, ठीक है, उसको इंडक्टर बोलते हैं। सी रेजिस्टर जो होता है उसको R से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और क्या होता है, एक होता है कुछ इस तरीके से, इसको इंडक्टर बोला जाता है। ये कंडक्टर होता है, ये इंडक्शन होता है, इसको बोला जाता है क्या, एक और होता है कैपेसिटर होता है, सॉरी कैपेसिटर होता है, वो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको, रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर, ठीक है। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कम हो जाएगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा। लेकिन यही रेजिस्टेंस अगर कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। द ग्राफ V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स ये डायरेक्ट, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छा ये यही है, फिर से ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा, ये पूरा जो है आपको ख़त्म हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और भी अगर कुछ चीज़ें होगी, बाकी हम क्या क्वेश्चन इसको और देखेंगे, लेंथ ऑफ ए करंट। हाँ, ये देखना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट ये ज़रूरी देखना है। यहाँ से भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये वाला जो होता है रेजिस्टेंस, काज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और रियोस्टेट का मतलब क्या होता है ये भी हमें समझना, और दूसरा समझेंगे, ये टर्म्स को समझेंगे। और उसके बाद एक और है रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल पे भी न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम और भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है, इसको भी हमें करना है। मतलब अभी 1-2 लेक्चर्स इसको थ्योरी के आ जाएंगे, फिर हम एमसीक्यूज भी करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपके हमें इलेक्ट्रिक पावर भी पढ़ना है, वोल्टेज तो हो गया, वोल्टेज का मतलब ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है।
आई होप यहाँ तक आपको समझ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आप देख रहे हो तो 1 मिनट कमेंट लिखने में क्या हो जाएगा, उससे हमें क्या भी हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है और हम भी क्या करते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको लेकर आएंगे। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर हम इतना टाइम दे रहे हैं ना, आपको कमेंट तो बनता है, कमेंट हर एक लिखे। जो जो आप पढ़ रहे, जो जो देख रहा है ना आज, जो जो भी देखेगा इसको 100 200 500 1000 2000 कमेंट आप ज़रूर लिखोगे, ज़रूर लिखोगे, याद करके आप लिखोगे। तो इसलिए मैंने लास्ट पे बोला इतना आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।